चाहूँगी कि ये दर्द जो अल्फाज़ों में सुनाई दे रहा है, ये दर्द जो अल्फाज़ों में सुनाई दे रहा है, ये तन्हाई जो आँखों में दिखाई दे रही है, ये नमी जो मुस्कुराहट से छिपाई जा रही है, कौन है इसका बाइस, क्यों इसे छिपाया जा। दो थी जो मेरी सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, आई थिंक फ्रॉम द नवंबर से शुरू हुआ था वो वायरल होना, और अभी तक वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चल ही रही है। एक थी कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। बिहार की बेटी आज अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपना जलवा दिखा रही है, और ऐसे नहीं, क्रिकेट के मैदान से नहीं, बॉलीवुड के मैदान से नहीं, केवल 14 बरस की उम्र में 3 ऐसी बुक लिख दी। आज बॉलीवुड, हॉलीवुड या भोजपुरी वुड या कई भी ऐसे कवि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कवि है, सभी ने अपने सोशल मीडिया के पेज पर डालना शुरू किया, और रातों रात इतना वायरल हुई कि जो भी इनके बारे में सुनना, जानना, देखना चाहता है तो सभी सर्च करते हैं और इस्रा फातिमा को एक बार देखने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं पहले आपको कि इतनी कम उम्र में इतना जलवा दिखाया, कम उम्र में इतनी अच्छी क्षेत्रों में अच्छा ज्ञान लोगों को दे रही हैं। इतना ऊर्जा आता कहाँ से? नेचुरली है, आई थिंक नेचुरली है। पहली आपकी स्टार्टिंग कब हुई थी इस क्षेत्र में? मैंने ये सेकेंड स्टैंडर्ड में लिखना शुरू करा था एट द एज ऑफ 6 साल की थी मैं, तो एग्ज़ाम के टाइम पर मैंने ये लिखा था। ऐसा थोड़ी होता है। सेकेंड स्टैंडर्ड में थी मैं उस टाइम, और एग्ज़ाम का टाइम था, आई थिंक मेरे उर्दू का पेपर था, और मेरी बहन घर पर थी क्योंकि उसको टाइफाइड हुआ था, तो वो स्कूल नहीं गई थी। तो और मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं हुआ करती थी सबके, लाइक मैंने बहुत कम फ्रेंडशिप की है लोगों से, बहुत कम दोस्ती, ज़्यादा ये सब नहीं किया है मैंने। तो इसमें मुझे उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी, पूरे स्कूल में मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। मोस्टली मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में जा कर के ढंग से दोस्त बनाना शुरू की हूँ, तो उससे पहले मेरे दोस्त नहीं थे। तो उसी टाइम मैंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कलम का सहारा लिया था। विरासत में मिला था या फिर पहली है घर की आप? पहली हूँ। पहली है। आपके परिवार में कोई कवि कवित्री नहीं था? नहीं, ऐसे अगर ये थोड़ा मोरा जो अपना होता है, लिखने का शौक़, सुनने का शौक़, पढ़ने का शौक़, तो वो तो रखने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा राइटिंग के फील्ड में कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नहीं। किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा। ये किसके ऊपर लागू हुआ था? ये लागू किसी पर नहीं हुआ था, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिखा था, इसी तरह से बस मैंने बैठे बैठे लिख दिया था। ये ऐसे किसी इंटेंस से, मेरी कोई पोएम किसी पे इंटेंस नहीं रहती है। मोस्टली जो इंटेंस रहती है वो या तो मैं अपनी मम्मा पे बनाती हूँ, तो वो वाली रहती है। एक मैंने लिखा था जो मेरी फर्स्ट पोएम थी, वो मैंने मम्मा पे लिखा था, और दूसरा मैं, आप ब्रोकन हार्ट पोइट्री लिखवा लीजिए, मैं अपनी बहन को देखती रहूँगी और लिख दूँगी। यानी बहन ऊर्जा देती है? हाँ, मेरी बहन मेरी बैकबोन है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। लाइक मुझे कुछ भी करना है तो उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट सजेशन मुझे मेरी बहन देती है। बहन देती हैं। बहन साथ में आपको शेयर भी करती है और बताती भी, गाइड भी करती है? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जब मैं अपनी कोई पोइट्री लिखती हूँ, फिर मैं उसे उन घर वालों को सुनाती हूँ, तो उसमें सब मुझे बताते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा चेंज करो, नहीं ये अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है। तो वो एकदम 100% ऑनेस्ट रिव्यू मिलता है मुझे। दूसरा कौन है जो सबसे ज़्यादा भी चल रहा है? ये एक पोइट्री थी कि मेरा हाल क्या है क्या कहें, मेरा हाल क्या है क्या कहें, अगर समझ सको तुम तो कहें, कुछ अनकहे से राज हैं, दिल भी अब नासाज है, गर तुम कहो तो बोल दें, गर तुम कहो तो बोल दें, राज सारे खोल दें, गर सुन सको तो कहो, गर निभा सको तो हाथ दो, सिर्फ खामोशियाँ हैं साथ मेरे, सिर्फ मायूसियाँ हैं साथ मेरे, गर चल सको तो साथ दो, मेरे कांधे थोड़े हल्के करो, मेरा दर्द थोड़ा बांट लो, दफन कुछ जज्बात हैं, कुछ अनकहे से बात हैं, और मेरा हाल क्या है क्या कहें, गर समझ सको तुम तो कहें। सीमा पर तैनात है, लेकिन अंदर हमारे क्या होता है उस पर आपने बयां किया था। बिल्कुल, मेरा मकसद देश में एज अ राइटर, जब मैं देश पर लिखती हूँ तो राजनीति में ये करना बिल्कुल नहीं होता है। मैं बस हमेशा से मैंने एक अच्छे इंडिया का ख्वाब देखा है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि, ये मैं हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहूँगी भी, कि हमें
इंडिया में रहने का मतलब होता है, इंडिया अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपनी यूनिटी को लेकर के माना जाता है। तो आप अगर इंडिया में हैं तो सबसे पहले आप एक भारतीय हैं, आप एक इंसान हैं। आप सबसे पहले इंसानियत को तरजीह दीजिए, अपने धर्म से ज़्यादा आप इंसानियत को तरजीह दीजिए। और फिर वही जब रिश्तों में फूट देखती हूँ, जब अपनों में फूट देखती हूँ, तो फिर उस पर मुझे लिखने को मजबूर कर देती हैं ये बातें। तो इस पर मैंने लिखा था कि मुझे सोच नहीं कि ये क्या हो रहा है, मुझे सोच नहीं कि ये क्या हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़ रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लड़ रहा है, मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। आज की लड़ाई पूरे भविष्य पर प्रभाव डालेगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान पर प्रभाव डालेगी। ये छोटे नन्हे बच्चे जो धर्म जाति से दूर हटकर सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, जिन्हें पता नहीं है ये भेदभाव की बेतुकी बातें कल इन्हीं के बीच धर्म दरार डालेगी, कल इन्हीं के बीच धर्म दरार डालेगी। कितनी बड़ी बातें इन्होंने कहा कि जिस बच्चों को पता नहीं कि मैं किस धर्म में आता हूँ, किस कौम में पैदा लिया हूँ, कौन क्या है, और उन बच्चे के प्रति, उन लोगों के प्रति यहाँ पर जो विष डाला जाता है, उस विष के बारे में इन्होंने जिक्र किया। और मैं चाहूँगा कि एक मैं आपको सुनाना चाहूँगी, वो लोग जो, मैंने ये जनरेशन के लिए भी आप कह सकते हैं, और दूसरा ये कि मैंने ये सुना है, लोग ऐसा मुझे भी कहे हैं कि जिस पर बीतती है वही लिख पाता है, जिस पर बीती है वही लिख पाता है। जिसको आप ये भी देखेंगे ना तो लोग कहेंगे अच्छा तुम पे गुजरा है तभी तो तुम लिख रही हो, अच्छा तुम ब्रोकन हार्ट पोएट्री लिख रही हो मतलब तुम्हारा दिल भी टूटा हुआ है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, हिंदू मुसलमान की राजनीति चलती है, राजनीति और कभी कविताएं भी अब मैदान में, राजनीति मैदान में उतर जाती है। तो शायद एक मैंने देखा रहा है कि दुनिया को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, इस हंसी के पीछे की चीख सुन रही हूँ मैं, ये अनकहे से दर्द क्यों महसूस कर रही हूँ मैं, क्यों कुछ एहसास अब मुझे भी हो रहा है, मन में सवालों का भवंडर उठ रहा है। हाँ माना ये बातें मेरी नहीं हैं, हाँ माना ये बातें मेरी नहीं हैं, तुम हो ये तुम्हारी हैं बातें, पर समझूं ये मैं भी, क्या ये मुमकिन नहीं है, क्या ज़रूरी है ये कि मुझ पर भी बीते, क्या ज़रूरी है ये कि मुझ पर भी बीते सितम का वो पहाड़, मुझ पर भी टूटे, फिर मैं भी सब कुछ समेट कर खामोश होकर बैठ जाऊं, किसी से कुछ भी कह ना पाऊं, हंसना मुस्कुराना कह कहाना भूल जाऊं और खामोशी को अपनी ज़िंदगी बनाऊं। क्या ज़रूरी है ये कि मुझ पर भी बीते तभी किसी का दर्द मैं समझ पाऊं, नहीं नहीं ये ज़रूरी नहीं कि मुझ पर भी बीते सितम का वो पहाड़, मुझ पर भी टूटे। लोग, घर के परिवार के लोग, घर के सदस्य सभी कहते हैं कि हमारी बिटिया रानी डीएम बनेगी, जज बनेगी, कलेक्टर बनेगी, मंत्री बनेगी, लेकिन आपके परिवार के लोग चाहते कि आप एक अच्छी सी कवित्री बनेगी और आप बन चुकी हैं। आपके शौक़ नहीं था कि मैं डीएम बनूंगा, एसपी बनूंगा, जज बनूंगा? ये आपका जो ये हुआ, ये एजुकेशनल फील्ड में आपका एक एम होता है, मेरा भी है एक अलग एम क्या था? मेरा एम अलग है एंड आई थिंक ये मैं अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। आई थिंक ये सीक्रेट ही सही है। कैसा है एम? ऐसा कैसा कुछ खास नहीं है, इट्स एज नॉर्मल एज इट शुड बी, बट मैं अभी नहीं चाहती हूँ जब तक मैं किसी चीज़ को अचीव ना करूँ। अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको फ्यूचर में पता चलेंगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं, जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, जो मैं करती हूँ, पर मैं वो पब्लिकली नहीं लाती हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत अभी नहीं दिख रही है। वक्त के साथ साथ सबको सब कुछ पता चलेगा। यानी रुचि जी चाहती है कि लोग हर चीज़ को रुचि से देखें और आने वाले दिन में सबको पता चलेगा तो आश्चर्यजनक क्षेत्र में भी चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ये भी है कि ये पोइट्री मैंने बस इस चीज़ के लिए लिखी है ताकि मैं लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं, अपनी नहीं दूसरों की आवाज़ पहुंचा सकूं, अपनी आवाज़, दूसरों की आवाज़, पूरी दुनिया की आवाज़। ऐसे लोग जिनकी आवाज़ आप गांव में चले जाएं, किसी कस्बे में चले जाएं, उनकी आवाज़ उनके घर के चार दीवारी के अंदर बंद होकर के रह जाती है। मेरी कोशिश ये है कि उस दबी हुई आवाज़ को मैं उभारूँ और पूरी दुनिया के सामने लेकर के आऊँ। आजकल लोग इस बुक से काफ़ी दूर होने जा रहे हैं, बहुत दूर होते जा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया जब से आया तो लोग सोशल मीडिया में बाँच गए हैं, किताब नहीं लेते हैं। मुझे ये बात नहीं लगती है। आजकल भी बुक लवर्स इतने हैं, मैं खुद एक बुक लवर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बुक्स पढ़ना ये करना पसंद है। तो मुझे ये नहीं लगता आज सोशल मीडिया का कितना भी ज़माना आ जाए, लेकिन जिन लोगों को किताब से मोहब्बत है हो ही जाती। किताब इतनी खूबसूरत चीज़ होती है ना, आप एक बार उससे आप अट्रैक्ट करने के, एक बार उससे इंट्रैक्ट कीजिए आप, ये एक अलग दुनिया होती है बुक्स की। आप अगर इसको अगर सच में इमेजिन करने लगें तो बुक्स की एक अलग दुनिया है और वो बहुत ही खूबसूरत है। तो किताबों से दूर कोई नहीं जा सकता है।
क्या आग्रह करना चाहते हैं आज के जनरेशन के लोगों के लिए, किताब से कितना जुड़ना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। जितना आप चीज़ों से जुड़ेंगे, जिस तरह की आप जैसे किताब पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज़ के बारे में नॉलेज और बढ़ती जाती है और आप बहुत यूज़फुल होता है ये और बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ तक कि आप फ्रिक्शनल भी आता है, फिक्शन वर्ल्ड भी है, इतना अच्छा इमेजिनेशन का है। आपको जो चीज़ रियल लाइफ में नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको वो आपकी किताबों में मिल जाए। ये 3 बुकें हैं जो ऋषि जी ने लिखा है और आजकल इंटरनेशनल लेवल पे इसको देखा जा रहा है। तो मैं इस बुक को कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा, दर्शकों को बताइए जो चाहते हैं कि आपकी बुक को पढ़े। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे और सारे इंटरनेशनल और नेशनल साइट्स जहाँ आपको बुक्स मिलती हैं, आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगी। मिल जाएगी। जी, आप बस नाम सर्च कर सकते हैं, शाम और तन्हाई। सेकंड बुक है मेरे हिस्से की कोशिश और फर्स्ट थी जज्बा। ये तीनों बुक उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। और इतना बहुमूल्य समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं कि आप दिन दुगना रात चौगुना इसी तरह बढ़ते रहिए, बिहार के साथ साथ देश का नाम रोशन कीजिए, परिवार का नाम रोशन कीजिए।